नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के बीच कोई संबंध नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, एनआरसी के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के आंकड़ों का नहीं होगा इस्तेमाल। विपक्ष पर लगाया अफवाह फैलाकर अल्पसंख्यकों को सरकारी योजनाओं से दूर करने का आरोप। भूमिगत जल संकट से निपटने के लिए अटल भूजल योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे शुभारंभ। 7 राज्यों में 8,000 से ज्यादा गांव को मिलेगा फायदा। योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन। अटल टनल योजना और स्वदेश दर्शन स्कीम में बदलाव के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश कर रहा है नमन। सदैव अटल स्मृति स्थल पर विशेष प्रार्थना सभा में शामिल हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री और नेता। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। झारखंड में हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात कर पेश किया सरकार बनाने का दावा। सहयोगियों के साथ 29 दिसंबर को लेंगे शपथ। जेएमएम विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन सर्वसम्मति से चुने गए नेता। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं, रोशनी में नहाए चर्च। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एनआरसी और एनपीआर में कोई संबंध नहीं है और विपक्ष के लोग अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में गृह मंत्री ने कहा कि जनगणना का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि एनपीआर डेटा के आधार पर योजनाएं तैयार की जाती हैं और एनपीआर डेटा इस्तेमाल एनआरसी में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है। एनपीआर में किसी के कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। एनपीआर जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है। देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जिसके आधार पर देश की अलग अलग योजनाओं का आकार बनता है। और एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, न दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। एनपीआर के लिए जो अभी प्रक्रिया चलेगी, इसका उपयोग कभी भी एनआरसी के लिए नहीं हो सकता। दो कानून भी अलग है। गृहमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर विपक्षी दल अल्पसंख्यक लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। उन कितने साल से रह रहे इसलिए पूछते हैं कि इसकी एक प्लानिंग बनानी है, इसका आयोजन करना है। और ये डरा डरा कर ही माइनॉरिटी को सारे फायदों से दूर रखा था। मोदी जी की सरकार आने के बाद माइनॉरिटी को गैस भी मिला, घर भी मिला, शौचालय मिला, अब हेल्थ का कार्ड मिला है। अगर ये डराने का कार्यक्रम न करते तो अब तक मिल चुका होता। और अभी भी उनको ये सारी सुविधाएं न मिले, इसीलिए कुछ ऑपोजिशन पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। गृहमंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि नागरिकता संशोधन कानून भारत आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है और इससे भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक की नागरिकता पर फर्क नहीं पड़ेगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी किसी की भी नागरिकता लेने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। कोई मुझे समझा दे कहां है। ये नागरिकता देने का प्रोविजन है। तो इस देश के जितने भी वासी माइनॉरिटी वाले हैं, मुसलमान हैं, उनको किसी को डरने की जरूरत नहीं। और जहां तक आपने सवाल किया कि समय अनुकूल नहीं है, मैं बताता हूं, इसका नोटिफिकेशन एनपीआर का भारत सरकार ने 31/7/19 को कर दिया था, जब सीए आया ही नहीं था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया वो तो अभी अभी आया, उस वक्त ये आया ही नहीं था।
उसकी फाइल भी शुरू नहीं हुई थी नए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की। उस वक्त 31/7/2009 को इसको नोटिफाइड कर दिया गया था, ये एक्सरसाइज को, और बहुत सारे राज्यों ने, लगभग सभी राज्यों ने कर दिया है नोटिफाइड, क्योंकि सीएए के लिए अब जनता के मन में से भय दूर हो गया है, इसलिए कुछ लोग अब एनपीआर का भय खड़ा करना चाहते हैं। देखिए, डिटेंशन सेंटर जो बने हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस देश में ऐसा नहीं है कि कोई भी नागरिक, दुनिया में से कोई भी आदमी घुसकर रह सकता है। इस देश का एक कानून है, अगर एक नागरिक पकड़ा जाता है, कोई भी देश का है, यूरोपियन देश का है, जिसको वहां जाने की परमिशन नहीं है, यहां रहने की परमिशन नहीं है, वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो उसको पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। बाद में इसको वापस भेजने की प्रक्रिया होती है, डिपोर्ट की प्रक्रिया होती है। ये डिटेंशन सेंटर और एनआरसी का कोई लेन देन नहीं है। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट ने कल कई फैसलों को अपनी मंजूरी दे दी है। इनमें सबसे प्रमुख राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने की मंजूरी को लेकर लिया गया फैसला है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अपडेशन के लिए 3,941 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एनपीआर में कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट और बायोमेट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिक जो भी सूचना देंगे वो सही मान ली जाएगी। उन्होंने कहा कि एनपीआर पहली बार 2010 में यूपीए सरकार में शुरू हुआ और सभी लोगों का रजिस्टर बना और उसके कार्ड मनमोहन सरकार ने वितरित किए थे। 2015 में इसका अपडेशन हुआ, क्योंकि जनगणना का काम हर 10 साल में होता है, इसलिए 2020 में जनगणना का काम पूरा करना है। उन्होंने कहा कि इसे सभी राज्यों ने स्वीकार किया है, सभी राज्यों ने नोटिफिकेशन निकाले हैं, सभी राज्यों में कर्मचारियों के प्रशिक्षण हो रहे हैं, जो भी भारत में रहता है उसकी गणना इसमें होगी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के फायदों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एनपीआर से सरकारी योजनाओं के सही लाभार्थियों की पहचान हो पाएगी और ये भी पता चल पाएगा कि योजना का लाभ उन तक पहुंच रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य जैसी योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान होगी। सभी और सही लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित हो सकेगा। जो भी भारत में रहता है उसकी गणना इसमें होगी, और इसलिए इससे क्या होगा, 3 फायदे होंगे। इसका फायदा ये होगा कि टारगेटेड बेनिफिट्स जो होते हैं, समझो आयुष्मान है, उज्ज्वला है, आवास है, सौभाग्य है, ऐसे सभी स्कीम के लिए सही पहचान होना, क्योंकि जनसंख्या में भी, जनगणना में भी और पॉपुलेशन रजिस्ट्री में आवश्यक सारे डिटेल्स आते हैं और सेल्फ डिक्लेरेशन है, और इसके कारण वो सभी और सही बेनिफिशियरीज, सभी और सही लाभार्थियों तक ये बेनिफिट्स पहुंचे, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी भी बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा, मणिपुर, इसमें पीडीएस के लिए, सर्वम के लिए ये जानकारी उपयोग में लाई जा रही है, और राजस्थान में भामाशाह योजना के लिए भी लाई गई। कैबिनेट के एक और फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में अब तक 15 बार जनगणना का काम हुआ है। आजादी से पहले अंग्रेजों ने भारत की 8 बार जनगणना करवाई थी, फिर आजादी के बाद 7 जनगणना हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि अब 16वीं जनगणना का काम बेहद आसान कर दिया गया है। इस बार तकनीक की मदद ली जाएगी। पहले कई फॉर्म होते थे जिससे काफी समय लगता था। एक ऐप लॉन्च होगा जिसमें नागरिक जो भी जानकारी देंगे उन्हें बिल्कुल सही मान लिया जाएगा। भारत में अभी ब्रिटिश जमाने से देश के जनसंख्या का सेंसस होता है, जनगणना होती है। इस जनगणना में ब्रिटिश जमाने में आजादी के पहले 8 हुए थे, आजादी के बाद 7 हुए, यह अब 8वां यानी कुल मिला के 16वीं जनगणना हो रही है। इसमें सभी लोगों की गिनती, ये मुद्दा होता है। इस बार आने वाले यानी 2020 के अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने ये काम चलेगा। लाखों लोग इसमें शामिल होंगे
वो घर घर जाएंगे और फरवरी 2021 में इसमें हेड काउंट भी होता है। इस बार टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये प्रक्रिया आसान बनाई है। हर बार आपको भी अनुभव होगा कि जनगणना का आपके घर में फॉर्म आता है तो वो इतना लंबा होता है कि वो भरने में घंटा 1.5 घंटा लगता है। अब इसका ऐप तैयार किया है और इसलिए ऐप पर जो आप भरोगे वो मंजूर होगा। केंद्र सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में आज अटल भूजल योजना लागू करने जा रही है। ये योजना 7 राज्यों में भूजल के बेहतर प्रबंधन का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अटल भूजल योजना को मंजूरी दे दी, जिसका लक्ष्य अत्यधिक भूजल के दोहन वाले राज्यों में सामुदायिक हिस्सेदारी के साथ टिकाऊ भूजल प्रबंधन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि कैबिनेट ने अटल भूजल योजना या अटल जल नामक नई योजना को मंजूरी दी है, जो 7 राज्यों में 5 वर्ष की अवधि में लागू होगी। इसके दायरे में 8,350 गांव आएंगे। उन्होंने बताया कि ये 6,000 करोड़ रुपए की योजना है, जिसके लिए 3,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 3,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक देगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत पानी के प्रभावी उपयोग, जल सुरक्षा और उपयुक्त जल बजट पर जोर दिया जाएगा। इसका लक्ष्य अत्यधिक भूजल के दोहन वाले 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सामुदायिक हिस्सेदारी के साथ टिकाऊ भूजल प्रबंधन करना है। देश में 65% इरिगेशन भूजल से होता है और पानी की सुविधा खासकर ग्रामीण इलाकों में 85% भूजल से होती है। इस भूजल का ठीक तरह से प्रबंधन हो, कार्यक्षमता उसकी बढ़े, उसका उपयोग ज्यादा हो, इसके लिए ये अटल जल मिशन, अटल जल ये कार्यक्रम तैयार किया है। आज उसको मान्यता दी गई। उसके लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। 3,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे, 3,000 करोड़ भारत सरकार देगी। जिन राज्यों को अभी शुरुआत में ये मिल रहा है वो उनको पूरी ग्रांट है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अटल टनल मनाली से लेह तक बनाने की योजना 2005 में शुरू हुई थी। इसका 80% काम पूरा हो गया है। इस टनल से 46 किलोमीटर तक का रास्ता और 5 घंटे प्रवास के बचेंगे। 8.8 किलोमीटर का ये टनल दुनिया का सबसे बड़ा टनल है। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इस पद पर नियुक्त होने वाले अफसर को 4 स्टार जनरल का दर्जा मिलेगा। सीडीएस सरकार के प्रधान सैन्य सलाहकार होंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख पहले की तरह अपने क्षेत्र से संबंधित मामलों में रक्षा मंत्री को सलाह देते रहेंगे। सीडीएस तीनों सेनाओं से संबंधित मुद्दों पर सरकार और सैन्य बलों के बीच संपर्क सेतु की तरह काम करेंगे। इस पद पर नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी पर सेना के तीनों अंगों के बीच कामकाज में समन्वय स्थापित करने और वित्तीय मामलों में सलाह देने की जिम्मेदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ऐतिहासिक सैन्य सुधार की घोषणा करते हुए कहा था कि भारत की तीनों सेनाओं के लिए एक प्रमुख होगा, जिसे सीडीएस कहा जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा कि उच्च रक्षा व्यवस्था की दिशा में ये एक ऐतिहासिक फैसला है। सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद और रक्षा मंत्रालय के अंदर मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट का सृजन करने का फैसला किया है। वहीं कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि रेलवे संचालन के कामकाज को दुरुस्त करने के लिए रेलवे मंत्रालय ने उसमें व्यापक सुधार करने का फैसला किया है। प्रबंधन स्तर पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को एक सेवा के अंतर्गत लाया गया है। उस सेवा का नाम अब इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज रखा जाएगा। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी प्रबंधन में लगे सभी कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तर्ज पर रेलवे के लिए ये IRMS होगा।
उन्होंने कहा कि अगले साल से ये सुधार लागू कर दिया जाएगा और इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि इसमें वरिष्ठता और प्रमोशन की व्यवस्था लागू रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें विकास कार्यों और सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा केंद्रीय गृह सचिव AK भल्ला, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GC मुर्मू और अन्य अधिकारी शामिल थे। खबर झारखंड से, जहां नई सरकार का शपथ ग्रहण 29 दिसंबर को होगा। इसमें JMM के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन में सरकार की दावेदारी पेश करने के बाद JMM पार्टी नेताओं ने ये जानकारी दी है। इससे पहले हेमंत सोरेन प्रदेश के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। हेमंत सोरेन के साथ गठबंधन में उनके सहयोगी कांग्रेस और RJD के नेता भी थे। सभी ने मिलकर राज्यपाल को 50 विधायकों के समर्थन वाली सूची सौंपी। इससे पहले हेमंत सोरेन को JMM विधायक दल का नेता चुना गया था। झारखंड में हुए सभी 81 सीटों के विधानसभा चुनाव में JMM, कांग्रेस, RJD गठबंधन को 47 सीटें हासिल हुई, जिसमें JMM को 30, कांग्रेस को 16 और RJD को 1 सीट मिली थी। वहीं झारखंड विकास मोर्चा के बिना शर्त समर्थन देने के बाद गठबंधन के पास अब 50 विधायक हो गए हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। अब इससे जुड़ी कुछ खबरें। देश आज अपने लोकप्रिय नेता और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। उनकी जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती सुशासन दिवस के रूप में भी मनाई जा रही है। राजधानी में सदैव अटल स्मृति स्थल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्मृति स्थल पर प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई। आज ही के दिन 1924 को ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था। 1957 में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से चुनाव जीतकर अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार लोकसभा पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी 1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। वो बीजेपी के संस्थापक और अध्यक्ष भी रहे। 1977 में जनता पार्टी सरकार में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 2004 के बीच 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। 27 मार्च 2015 को वाजपेयी जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वाजपेयी जी कुशल राजनेता के साथ ही ओजस्वी वक्ता और संवेदनशील कवि भी रहे। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ये बोल उनकी जिंदगी के फलसफे को बयां करते हैं। उन्होंने अपने करिश्माई व्यक्तित्व और कुशल नेतृत्व क्षमता के दम पर देश की राजनीति में एक अलग पहचान बनाई। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी छात्र जीवन से ही राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे और आजादी के आंदोलनों में हिस्सा लिया। छात्र जीवन में ही वाजपेयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए और आजीवन भारतीय जनसंघ के सक्रिय सदस्य रहे। विपक्षी पार्टियों के दूसरे साथियों की तरह उन्हें भी आपातकाल के दौरान जेल जाना पड़ा। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार में 1977 से 1979 तक वे विदेश मंत्री रहे। भारत में सदा से इस दौरान 4 अक्टूबर 1977 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित कर भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया। ऐसा करने वाले वाजपेयी पहले व्यक्ति थे। ये वाजपेयी के व्यक्तित्व और करिश्माई नेतृत्व का ही नतीजा था कि 1984 के लोकसभा चुनाव में 2 सीट जीतने वाली बीजेपी ने 1989 के लोकसभा चुनाव में 85 सीटों पर जीत हासिल की
और बीजेपी एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी। भारतीय राजनीति को अलग दिशा देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 16 मई 1996 को वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन लोकसभा में बहुमत साबित न कर पाने की वजह से 31 मई 1996 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 1998 तक वो लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे। 1998 के आम चुनावों में सहयोगी पार्टियों के साथ उन्होंने लोकसभा में अपने गठबंधन का बहुमत सिद्ध किया और इस तरह एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। लेकिन गठबंधन से AIADMK की समर्थन वापसी से एक बार फिर उनकी सरकार गिर गई। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। जिसके बाद 1999 में लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के साझा घोषणा पत्र पर लड़े गए। इन चुनावों में वाजपेयी का नेतृत्व भी एक अहम मुद्दा था। गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ और वाजपेयी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली और पहली बार किसी गठबंधन सरकार ने केंद्र में अपना कार्यकाल पूरा किया। वाजपेयी एक बड़े राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कवि भी थे। गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता। पंचतत्व से बना शरीर भले ही मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत, अंदाजे बयां और देश प्रेम का जज्बा हमेशा कायम रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को राजनीति के इस पुरोधा से सदियों तक प्रेरणा मिलती रहेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करके लिखा है कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में लोक उपकारी, पारदर्शी, सक्षम प्रशासन के प्रति नव प्रतिबद्धता और संकल्प लें। आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती के अवसर पर उनकी ही पंक्तियों से हमारे समय के अजात शत्रु को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मंजिल मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। शत शत नमन। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर नमन किया है। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है। जितनी ताकत उनके भाषण में थी, शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। कब बोलना और कब मौन रहना, वो जो ताकत थी वो अद्भुत थी। व्यक्तिगत जीवन के हित के लिए न कभी रास्ता बदलना, और लोकतंत्र में कोई दुश्मन नहीं होता है। प्रतिस्पर्धी को भी, कठोरतम आलोचना को भी आदर के साथ, सम्मान के साथ उस व्यक्तित्व की तरफ देखते रहे। ये अटल जी से सीखने वाला विषय है। मैं मेरी तरफ से आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर लखनऊ में 3 दिवसीय समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर राजधानी पहुंचेंगे। लोक भवन में अटल जी की प्रतिमा के अनावरण के साथ अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास करेंगे। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वहीं
वहीं भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी आज जयंती है। एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना ने इसे चंदे के पैसे से खड़ा किया था। बीएचयू ने देश को कई राजनेता, कलाकार, गायक, कवि, लेखक, खिलाड़ी और वैज्ञानिक दिए हैं। गंगा नदी पर पहला बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले महामना ने 1916 में अंग्रेजों को यह समझौता करने पर मजबूर कर दिया था कि वो भविष्य में गंगा पर कोई भी बांध नहीं बनाएंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदुस्तान टाइम्स सहित कई अखबारों के संपादक भी रहे। स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत में नरम और गरम दलों के बीच समन्वय की कड़ी रहे महामना का 12 नवंबर 1946 को देहांत हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के साथ ही आजादी के आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई। उनकी विद्वता और आदर्श देशवासियों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। चर्च में कैरल की गूंज है तो बच्चों में क्रिसमस को लेकर खासा जोश है। ईसाई समुदाय के साथ दूसरे धर्मों के लोग भी क्रिसमस के जश्न में हिस्सा ले रहे हैं। विदेशों में भी क्रिसमस पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर ईसा मसीह का प्रेम और सेवा का संदेश पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इटली के वेटिकन में भी विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों को क्रिसमस की बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हम ईसा मसीह का जन्म मनाते हैं, जिनका जीवन मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा, जिनका जीवन हमें प्रेम, करुणा और भाईचारे का संदेश देता है। आज जब दुनिया संघर्ष, नफरत, हिंसा से उत्पीड़ित है, उनके विचारों और कर्मों में जख्मों को भरने और रास्ता दिखाने की ताकत है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने क्रिसमस के मौके पर ट्वीट करके लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह का जन्म भी आहत मानवता के परित्राण और उद्धार के लिए हुआ था। करुणा, दया, प्रेम का उनका शाश्वत जीवन संदेश आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्रिसमस के शुभ अवसर पर लोगों को बधाई दी है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।